तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोग केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं और पिछले वाला जो वीडियो था उसमें बेसिक जितना भी था उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग फाइनली अपने चैप्टर की ओर चलेंगे और यानी कि चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसका जनक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या होंगे बाबू, तो एंटोनी लेवोजियस होंगे। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर के नाम से जानते हैं। आज का जो टॉपिक है आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए होंगे जो कि उसी से रिलेटेड है। ठीक है बाबू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कभी कभी देखते हैं कि चावल लेते हैं और चावल से भात बन जाता है, दूध लेते हैं, दूध से दही बन जाता है। इसके बाद लोहा कहीं नमी स्थान पर रख देते हैं और उसमें क्या होता है बाबू, तो उसमें जंग लग जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसकी इसी क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हम कह सकते हैं कि उस तरह का अभिक्रिया होता है जिसको क्या कर सकते हैं, हम फिर से उसको निर्माण नहीं कर सकते हैं, यानी कि फिर से उस रूप में नहीं ला सकते। जिस तरह से मान लेते हैं कि कहीं चावल है तो चावल से जब भात बन गया तो क्या भात से फिर से चावल बन सकता है? तो आप लोग कहिएगा कि नहीं। तो यही है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो एक बार परिवर्तन हो गया फिर भौतिक स्थिति में नहीं आ सकता, उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर, अपने चैप्टर की ओर। हम थोड़ा इसको बताए हैं आपके दैनिक जीवन से जोड़कर कि आप किस तरह से इसको क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन में करते हैं प्रयोग और इसको अपने दिमाग में रखे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन हम बताने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, यही है रासायनिक परिवर्तन। तो वहीं हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। किस तरह से अभिक्रियाएं होती हैं और जो समीकरण है उसको भी, इसमें बहुत सारे समीकरण हैं जिसको संतुलित असंतुलित इस तरह का बहुत सारे प्रोसेस आएगा। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में जानते हैं। ठीक है बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कहता है कि वे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, वे सभी पदार्थ या वे ऐसे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले, क्या करते हैं बाबू, एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस तरह से हम बोले कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देंगे, तो उस नए गुणधर्म वाले पदार्थ को ही क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जिस तरह से अभी एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि मान लेते हैं कि एक चावल ले लिए और एक ले लिए पानी, 2 तरह के पदार्थ ले लिए हम, और 2 तरह के पदार्थ को हम लोग गैस पर क्या किए बाबू, गैस स्टार्ट किया और गैस पर रख दिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको हीट दिए, उष्मा दिए, और उष्मा देने के पश्चात वो एक नया गुणधर्म वाला एक पदार्थ बना। नया गुणधर्म वाला पदार्थ क्या बन गया बाबू, तो भात बन गया। क्या बन गया, तो भात। इस तरह से आप लोग समझिए कि हम एक चावल लिए और एक पदार्थ क्या लिए, पानी लिए, और अगला उष्मा की उपस्थिति में उसको क्या किए, गर्म किए और बन गया भात। तो देखिए भात जैसे ही बना तो एक नया गुणधर्म वाला या नया पदार्थ बन गया। तो वही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का जब निर्माण कर देंगे तो उस परिवर्तन को ही हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के नाम से क्या करेंगे बाबू, जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जिस तरह से देखिए, एक ले लिया हम हाइड्रोजन H2 और दूसरा ले लिया ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिए बाबू, H2 है, यानी कि जल बना दिए। 2 पदार्थ हम ले लिए, एक हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, और दोनों मिलाकर एक जल का निर्माण कर दिया। जिस तरह से 2 या 2 से अधिक बोले हैं कि पदार्थ मिलकर एक नया गुणधर्म वाला बना दिया, तो उसी तरह किसका निर्माण कर दिया, जल का निर्माण कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस तरह से देखिए मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होता है बाबू, तो सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब ठोस। आगे भी चर्चा होगा कि जो भी है तत्व तो कोई ठोस अवस्था में होगा, कोई द्रव्य होगा, कोई गैस में होगा। ठीक है, और एक ऑक्सीजन लिए जो कि गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है बाबू, गैस। और दोनों मिलकर बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, जो कि सॉलिड के रूप में बनाया।
तो दो पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर दिया, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया से नाम से जानते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया की बात आती है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको भौतिक परिवर्तन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। आपको बताए भी हैं कि इसको भौतिक परिवर्तन द्वारा अलग क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मान लेते हैं कि उस तरह से आप कर दिए तो फिर से उस स्थिति में नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस भौतिक परिवर्तन फिर से इसमें नहीं हो सकता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब ये रासायनिक अभिक्रिया जो है इसका क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लिख देंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आपका परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत पूछता भी है कि मान लेते हैं कि दूध से दही बना तो किस तरह का अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद पूछता है आपसे, मान लेते हैं कि भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है। इस तरह से पूछता है आपका कि मान लेते हैं कि चावल से भात बन गया तो किस तरह का अभिक्रिया है। तो आइए एक एक करके सभी एग्जाम्पल को देखते हैं और इस एग्जाम्पल की मदद से आप लोग और बेहतर समझिएगा। ठीक है बाबू, चलिए उदाहरण ले लिए हैं, हम कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे कि पहला उदाहरण लिए है दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना देखे होंगे कि दूध को हम क्या करते हैं अपने आसपास परिवेश में, अपने घरों में देखे होंगे कि अपने दूध को क्या करते हैं हम लोग कि दूध को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसमें क्या डालते हैं बाबू, कोई पदार्थ डालते हैं जिससे दही का निर्माण हो जाता है। कोई वैसा पदार्थ डालते हैं जिससे दही का निर्माण होता है। लेकिन क्या दही से फिर से दूध बना सकते हैं हम लोग? क्या दही से फिर से दूध बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। तो यही तो है कि एक बार रासायनिक परिवर्तन जिसमें हुआ तो उसको फिर से उसको निर्माण पहले रूप में नहीं करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन एक बार हो जाने के बाद फिर भौतिक परिवर्तन के रूप में निर्माण उसका नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी तरह से है कि दूध का दही बनना ये रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसके बाद भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, आप लोग कोई भी चीज़ खाते होंगे, क्या एक बार पच जाता है तो फिर से उसको निर्माण कर देते हैं उस रूप में? क्या मान लेते हैं कि हम कोई मिठाई खाए आज, ठीक है, मिठाई खाने के बाद मेरे शरीर में मेरे अंदर चला गया, ठीक है, तो अंदर चला गया और जब वो मिठाई पच गया तो क्या फिर पचा हुआ पदार्थ हम फिर से मिठाई बना सकते हैं? अगर इस तरह का होता तो आप कोई ज़रूरी नहीं होता रोज़ खाने के लिए, या आदमी दिन भर खाने के लिए उत्सुक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वही पदार्थ जो है जो भी अच्छा चीज़ खाता और अच्छा खाने के बाद फिर से उसका क्या कर लेता है, पुनर्निर्माण कर लेता और फिर से वही चीज़ खा लेता। ठीक है, यानी कि जिस तरह का पदार्थ हम खाए उस तरह का अगर मन करेगा फिर से उसको क्या कर लेंगे, हम पुनर्निर्माण कर लेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। ठीक है बाबू, यानी कि इस तरह से नहीं होता। तो वही होगा कि रासायनिक एक बार रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो गया तो फिर से भौतिक स्थिति में वो नहीं आ सकता है, यानी कि उसका फिर से निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझे क्या? पहला समझे कि दूध से दही का बनना, दूसरा समझ गए भोजन का पचना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल है चावल से भात का बनना। हम बताएं हैं कि चावल से भात किस तरह बनता है। चावल ले लिए, पानी ले लिया और उष्मा की उपस्थिति में अगर भात बन गया तो फिर से तो वो चावल बनेगा नहीं। ठीक है, तो वही हो गया किसका, तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। अगला है लोहे में जंग लगना। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, लोहे में जंग किस तरह लगता है। लोहे में जंग लगना, ये जितना भी हम एग्जाम्पल लिखे हैं बस आपके दैनिक जीवन में ही आप रोज़ आप देखते होंगे इस एग्जाम्पल को। दूध से दही बनते हुए देखते हैं, चावल बनते हुए देखते हैं, भात बनते हुए देखते हैं। इसके बाद भोजन पाचन तक खुद आपके शरीर है, खुद आप ही हैं। ठीक है, और इसके बाद लोहे में जंग लगना, देखे होंगे कि कहीं कहीं हम लोहा का करते हैं कि बाबू बाहर की ओर छोड़ देते हैं, यानी कि बाहर रख देते हैं कहीं खुले स्थान पर हम लोहे को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो कुछ समय बाद यानी कि उस पर पानी वानी आता है या पानी या नमी की उपस्थिति में, कहिए कि नमी उमी की उपस्थिति में देखते होंगे कि उस लोहे पर जंग लगना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम लोग देहात में मूर्छा के नाम से जानते हैं कि मूर्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे लोहा का होता है बाबू, गलने लगता है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्वेश्चन बन गया आपका कि मान लेते हैं कि जब लोहा का, आप लोग बताइए कि क्या लोहा पर जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप बताइए कि लोहे पर जंग लगने से लोहा का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए लोहा पर जैसे ही जंग लगेगा ना, तो आप लोग कहिए कि लोहा पर जंग लगेगा तो लोहा घटेगा। स्वाभाविक बात है कि लोहा पर जंग लगेगा तो उसको खदाड़ेगा, झड़ा देगा, यानी कि उसको नष्ट करेगा, तो स्वाभाविक बात है कि घटेगा। तो ये बिल्कुल नहीं होता है बाबू। क्या होता है कि लोहे पर जैसे ही जंग लगता है तो और उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ परीक्षा में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या परिवर्तन होता है, तो भार का कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, लोहे में जंग लगना
ये भी नमी की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन जैसी नमी आएगा, नमी की उपस्थिति में इसमें जंग लगने लगेगा और इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या जंग लगकर क्या फिर से उस तरह का लोहा बन सकता है? तो नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरह का लोहा नहीं बनेगा। इसके बाद आगे है, देखिए आगे है कि मैग्नीशियम रिबन को लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको वायु की उपस्थिति में लाएंगे तो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर मैग्नीशियम रिबन के रूप में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग उम्मीद है अच्छे तरह से समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, आगे चलेंगे और देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक जब अभिक्रिया होता है तो उसके दौरान कौन कौन सी परिवर्तन होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कौन कौन से परिवर्तन हो रहा है, कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि पहला परिवर्तन होगा अवस्था में परिवर्तन। उसकी अवस्था में परिवर्तन, देखिए उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना दिए तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी कि उसके अवस्था में क्या कर दिया, वो दोनों मिलकर परिवर्तन कर दिया। दोनों मिलकर उसके अवस्था में क्या कर दिया बाबू, परिवर्तन कर दिया, ठीक है। इसके बाद उसके रंग में परिवर्तन, दूसरा होता है उसके रंग में। देखिए उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, कब, जब अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तीसरा होता है बाबू, तीसरा क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। उसके तापमान में भी परिवर्तन होता है। उसके तापमान यानी कि टेम्परेचर कह सकते हैं या ताप कह सकते हैं, उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये आपके कंडीशन है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन देगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया अगर, तो आपको लिखना है कि पहला में उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, दूसरा बाबू का लिखेंगे उसके रंग में परिवर्तन होता है, तीसरा का लिखेंगे कि उसके ताप में परिवर्तन होता है या तापमान में कह सकते हैं परिवर्तन होता है, और चौथा बाबू लिखेंगे गैस में परिवर्तन होता है। क्या होता है, गैस में परिवर्तन होता है। तो कौन कौन से, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसके तापमान में परिवर्तन होगा और उसके गैस में भी परिवर्तन होगा। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जब रासायनिक अभिक्रिया की बात किया जाए तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ पद और आते हैं, जिसमें एक अभिकारक आता है, दूसरा प्रतिफल आता है जिसको उत्पाद के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हम लिखेंगे, कोई भी अभिक्रिया लिखे तो उसमें ये जरूरी है कि कोई भी चीज़ लिखे तो किस तरह से कौन अभिकारक है, कौन प्रतिफल है, कौन उत्पाद है, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं दिमाग में, ठीक है। तो चलिए आज कन्फ्यूजन को करते हैं दूर और देखते हैं अभिकारक को कि अभिकारक कहता क्या है, ठीक है। अभिकारक का परिभाषा से ही पता चल जाएगा कि अभिकारक क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कोई भी पदार्थ है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ही लेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि वैसे पदार्थ, वैसे सभी पदार्थ कह सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के पश्चात नए पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं बाबू, नए पदार्थ बनाते हैं, तो उसे ही अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जिस तरह से देखिए, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का H2 लिए प्लस में O2 लिए, ठीक है, O2 लिए, एट फॉर्म बना दिया H2O बना दिया, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया बाबू, जल बना दिया। तो देखिए वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो देखिए ये पदार्थ क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और भाग लेने के बाद नए पदार्थ बनाएंगे। तो नए पदार्थ बनाएंगे, कहीं ना कहीं ये नए पदार्थ बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर नए पदार्थ बनाएंगे, तो उसे ही अभिकारक कहते हैं। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे बाबू, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं उत्पाद की तरफ, उसी को कहते हैं प्रतिफल। देखिए अभिकारक और प्रतिफल आपको इस तरह से हम बताएंगे ताकि आपको कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप एकदम आसान से समझ जाइएगा कि किसको अभिकारक कहेंगे और किसको उत्पाद कहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या कि किस तरह से कौन अभिकारक होगा, कहाँ किधर होगा, तीर के इस साइड उस साइड, कैसे अभिकारक हो जाता है, कैसे उत्पाद बन जाता है, ठीक है बाबू। तो चलिए सबसे पहले प्रतिफल जानिए या उत्पाद का परिभाषा समझिए। कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिसका निर्माण, वैसे पदार्थ जिसका क्या करें बाबू, निर्माण अभिकारक के फलस्वरूप होता है।
अभिकारक के फलस्वरूप, कहने का मतलब कि वैसे पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारक के फलस्वरूप यानी कि अभिकारक से उत्पन्न होता है उसे ही हम प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। जैसे में एग्जाम्पल ले लिए, अगर प्रतिफल का एग्जाम्पल ले लेंगे, उत्पाद का एग्जाम्पल ले लेंगे, तो कहेंगे कि मान लेते हैं, देखिए हाई H2 है प्लस O2 है और ये मिलकर बना दिया H2 बनाया, तो कह रहा है कि अभिकारक के फलस्वरूप, यही ना अभिकारक हम लोग समझे थे, किसी को ना अभिकारक समझे थे। अभिकारक के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो यही ना मेरा अभिकारक है, अभिकारक ये मिला और इसके पश्चात जो नया पदार्थ बना उसे ही प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आप एक नोट लिखिएगा, आप नोट डाउन कीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि नोट में कि देखिए प्रतिफल जो होता है वो तीर के दाएं साइड होता है और जो अभिकारक होता है वो तीर के बाएं साइड होता है। आप कहिएगा कि इस तरह का दिया रहे चाहे किसी तरह का दिया रहे, मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह का दिया है लेकिन कहीं कहीं इस तरह का दे दिया, कहीं कहीं इस तरह का दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे कि कौन अभिकारक होगा कौन प्रतिफल होगा, तो आपको इसको अभिकारक नहीं बोलना है, इसको अभिकारक नहीं बोलना है, अभिकारक यही रहेगा। अभिकारक क्या रहेगा बाबू, यही रहेगा। यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं इसको कि तीर के बाईं साइड, तीर के बाईं साइड को हम लोग अभिकारक से डिनोट करेंगे और तीर के दाएं साइड जो आएगा उसको प्रतिफल या उत्पादक से डिनोट कर देंगे। उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसको बोलेंगे बाबू अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, इसको लिख देंगे अभिकारक के नाम से जानेंगे, ठीक है, अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे, तो प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से अभिकारक और प्रतिफल को ही जान गए होंगे। अब क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण, अब आगे बढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के कुछ टर्म कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं कि वो रासायनिक समीकरण कहता क्या है और किसको कहते हैं। जब रासायनिक समीकरण हम समझ जाएंगे तो आगे हम रासायनिक समीकरण बनाने लगेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे हम संतुलित असंतुलित इस तरह का और सारे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहता है बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो रासायनिक समीकरण है उसको, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको किससे डिनोट किया जाता है, किससे निरूपित किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। दूसरा कहता है कि रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं उत्पादों में पदार्थों के प्रतीक, प्रतीक के मतलब सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो नहीं सूत्र का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए किस तरह से हो रहा है, सूत्र का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, H2 सूत्र का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं उत्पादों में पदार्थों के प्रतीक, पदार्थ के प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन है तो H2 लिखे, ऑक्सीजन है तो O2 लिखे, उसके सिंबल को, उसको प्रतीक को कह रहा है कि उसके सिंबल, प्रतीक या सूत्र को हम निरूपित करेंगे। जैसे हीलियम है तो He लिखेंगे, सोडियम है तो Na लिखेंगे, पोटेशियम है, सोडियम है तो Na लिखेंगे, पोटेशियम है तो K लिखेंगे। इस तरह के माने कह रहा है कि पदार्थों के प्रतीक या सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो किया जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग कि इसमें क्या किया जा रहा है बाबू, उसके प्रतीक या सूत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे कह रहा है कि प्रतीकों के साथ उसकी भौतिक अवस्था भी दर्शाए, उसकी भौतिक अवस्था को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि किस तरह से उसकी अवस्था है, किस तरह से उसकी माने अवस्था को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक आप बड़ी बढ़िया से समझ गए होंगे और बढ़िया से आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा और इसके सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें हम बताएंगे इससे आगे वाली जो भी टर्म है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक लिए बाबू जय हिंद।